बाद टेम्परेचर T2, उसके बाद टेम्परेचर T3। तो ये रिलेशन बता रहा है कि T1 से ज्यादा वैल्यू T2 की है, उससे ज्यादा वैल्यू T3 की है। तो इस तरीके से T1, T2, T3 का रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ये नोट किया। कहाँ भगा दे, तो थोड़ा शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अब देखिए हमने कहा प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अभी कर देते हैं, ये लीजिए। अब हमने कहा प्रेशर और 1/V का जो रिलेशन है वो इस तरीके से हमें मिला, स्ट्रेट लाइन। अब इसमें भी हम ये कहें कि प्रेशर और 1/V के लिए, प्रेशर और 1/V के लिए T1 टेम्परेचर पर ये ग्राफ यहाँ था, टेम्परेचर जब T2 हो गया तो ये वैल्यू इस तरफ थी, और टेम्परेचर जब T3 हो गया तो यहाँ पर T3। तो अब ये पूछा जा रहा है T3, T2 और T1 में रिलेशन क्या है। तो सेम पैटर्न जो पिछली बार हमने फॉलो किया था, कहीं एक जगह पर हमने लाइन ड्रॉ किया जिसके अकॉर्डिंग 1/V की वैल्यू कांस्टेंट है, और यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर सेम वॉल्यूम का P1 प्रेशर, इस सेम वॉल्यूम पर T2 टेम्परेचर पर P2 प्रेशर, और सेम वॉल्यूम का T3 टेम्परेचर पर P3 प्रेशर विच इज इंक्रीजिंग। तो सेम ऑर्डर हमने फिर से लिखा, हमने कहा T1 से ज्यादा T2, उससे ज्यादा T3। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीपल वर्सेस प्रेशर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई? कांस्टेंट रहेगा। T1 टेम्परेचर पर, T2 पर, T3 पर। तो ये सभी ग्राफ जो आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसमें प्रेशर वॉल्यूम का जब रिलेशन देखते हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो इन सभी ग्राफ्स को कॉमनली क्या नाम देते हैं? प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये सभी PV आइसोथर्म्स कहलाते हैं। आइसो का मतलब सेम, थर्म्स का मतलब टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है, इनको आप कहते हैं PV आइसोथर्म्स। ये सब आपने नोट किया? तो अभी कर देते हैं, ये लीजिए। नोट कर लिया? तो देखो, अगर प्रेशर और प्रेशर और वॉल्यूम का जब रिलेशन था तब तो हमने कहा भाई वॉल्स लॉ। हेलो सर जी। नाउ सेकंड इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन देख रहे हैं। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स की कंडीशन को सेम रखा जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। आप इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू KT, या फिर V/T इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है, V/T का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर की इनिशियल कंडीशन है,
और ये वॉल्यूम और टेम्परेचर की फाइनल कंडीशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम कम होता है। हम कहते हैं कि ईच 1 डिग्री इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम जो होता है वो इनिशियल 0 डिग्री पर जितना था उसका 1/273 टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आप लिख रहे हैं वो टेम्परेचर आप लिखते हैं किसके अंदर, केल्विन स्केल के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन देखूं तो मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, यहाँ पर वॉल्यूम इस तरफ और टेम्परेचर इस तरफ, लेकिन टेम्परेचर किस में रख रहा हूँ मैं, डिग्री सेंटीग्रेड में। अब अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड करता हूँ तो यहाँ पर ये वॉल्यूम 273 ml है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और टेम्परेचर अगर यहाँ पे और कम किया जाए तो एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर ये जो वैल्यू बन रहा है ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सब जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री, ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी इंक्रीजेस। लेकिन अगर यही ग्राफ आप केल्विन स्केल में लिखें तो केल्विन स्केल के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो ये 0 केल्विन हो गया। ये 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके आगे इंक्रीजिंग। तो इस समय पर ये ग्राफ आपका इस तरीके से ओरिजिन से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये 273 0 पे था, 0 डिग्री पर, एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो दोनों ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किए, एक को डिग्री में लिखा और एक को केल्विन के अंदर। ये नोट किया आपने? सर एक बार ऊपर करना जहाँ से आपने चार्ज लॉ स्टार्ट किया था। यहीं से स्टार्ट किया था बेटा। कोई कुछ कह रहे हैं? तो सेकंड ग्राफ अब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन आया, इस समय पर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। अब यहाँ पर एक ग्राफ मैंने इस तरीके से प्लॉट किया कि वॉल्यूम और टेम्परेचर ये केल्विन स्केल के अंदर, लेकिन डिफरेंट प्रेशर पर इस ग्राफ के अंदर मैंने कहा ये रिलेशन मुझे मिला P1 प्रेशर पर, ये P2 प्रेशर पर, ये P3 प्रेशर पर। अब अगर पूछा जाए P1, P2 और P3 का रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर P3, P2 और P1 में रिलेशन क्या होगा, तो तरीका यहाँ पर भी वही यूज कर रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के अकॉर्डिंग इस टेम्परेचर को कांस्टेंट करने पर इस T1 टेम्परेचर पर P1 प्रेशर पर वॉल्यूम V1 है, सेम टेम्परेचर पर P2 प्रेशर पर वॉल्यूम V2 है और सेम टेम्परेचर पर P3 प्रेशर पर इसका वॉल्यूम V3 है। अब देखिए वॉल्यूम V3 ज्यादा है तो प्रेशर P3 क्या होगा, कम, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली होता है। तो V3 वॉल्यूम ज्यादा है तो P3 प्रेशर कम हुआ, और V1 वॉल्यूम कम है तो P1 प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमने कहा P1 प्रेशर ज्यादा है, उससे कम P2, उससे कम P3। और वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है, यहाँ पर टेम्परेचर और V/T का जो रिलेशन है ये हमें इस तरीके से कांस्टेंट मिलता है। अब ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम कहते हैं तो इस टाइप के ग्राफ्स को हम क्या कहेंगे, इन सभी ग्राफ्स के लिए क्या होगा,
वेरी गुड, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं आइसो बार्स कहते हैं, आइसो। तो बॉल्स लॉ के ग्राफ को आइसो थम्स कहते हैं, चार्ल्स लॉ के ग्राफ को आइसो बार कह रहे हैं। ये नोट, यस सर ये फर्स्ट ग्राफ में चार्ल्स लॉ के 273 ml कैसे हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर? मैंने लिया किसी गैस को, कि मैंने किसी गैस का 273 ml लिया और 0 डिग्री पर। अब मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उसका प्रोपोर्शनेट वॉल्यूम भी बढ़ता है। 1 डिग्री बढ़ाया तो टेम्परेचर 273 से 274 हो गया, ऐसा। ओके सर। बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन था, चार्ल्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन था। नाउ द थर्ड कॉम्बिनेशन इज गैलुसैक लॉ। गैलुसैक ये सजेस्ट करते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। will be increases, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब यहाँ पर वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। When you increase the temperature, collisions on the wall of container अगर बढ़ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, हरी उम्र ली तेरा साथ चाहिदा, इंक्रीज होता है। Now P इक्वल टू KT, और आप इसको लिख सकते हैं P over T इक्वल टू कांस्टेंट। ते मिठी मिठी गल्ला मंगदियां रोज लई, कल्ली बैठी तेरे बारे सोचदी रवां, ते वेखदी रवां मैं पिक कंटिन्यूअसली, इन्नू वेख वेख मेरा खेड़दा है T1 over T1, T2 over T2, ये प्रेशर और टेम्परेचर की इनिशियल स्टेट, ये प्रेशर और टेम्परेचर हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। और अगर यहाँ पे फिर से ऐसा पूछा जाए कि आप प्रेशर और टेम्परेचर के इस ग्राफ में V1 Check वॉल्यूम, how many devices are connected to my Wi-Fi. V2 वॉल्यूम और T3 वॉल्यूम पर रिलेशन हमें ऐसा मिला है। V3 वॉल्यूम पर हमें ये रिलेशन ऐसा मिला। अब इसके अंदर आपस में रिलेशन क्या रहेगा V1, V2 और V3 का? V1 सबसे ज्यादा होगा, उससे V1, V2, V3 का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर
एक लाइन ड्रॉ किया तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, और इस टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर V1 वॉल्यूम का P1 प्रेशर है, अगेन V2 वॉल्यूम का P2 प्रेशर है, और V3 वॉल्यूम का P3 प्रेशर है। P1 से ज्यादा P2 प्रेशर, P3 प्रेशर, तो प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज। कम। तो V3 सबसे कम होगा। तो देखो V3 मैंने यहाँ लिखा हुआ V3, तो देखिए V3 सबसे कम है, उससे ज्यादा V2 है, उससे ज्यादा V1 है। तो V1, V2, V3 का रिलेशन आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर इन तीनों लॉज को एक साथ मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको लिखता हूँ कंबाइंड गैस इक्वेशन। मतलब इक्वेशन कौन सा, सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, चाहे वॉल्स लॉ यूज करना है, चार्ल्स लॉ यूज करना है, या गैलोसेक यूज करना है। तो आप इसको लिखते हैं T1 V1 over T1 equals to P2 V2 over T2। इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की ये इनिशियल स्टेट है, और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की यहाँ पर ये फाइनल स्टेट है। अब अगर बॉल्स लॉ अप्लाई करना तो देखो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बन गया P1 V1 equals to P2 V2। अगर चार्ल्स लॉ अप्लाई करना तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो ये बन गया V1 over T1 equals to V2 by T2। और गैलोसेक लॉ अप्लाई करना तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो ये बन गया P1 over T1 P2 by T2। इसका मतलब आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कंडीशन कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रख सकते हैं, एंड दिस बिकम्स कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस इक्वेशन। यहाँ तक का पॉइंट आपने नोट किया? यस सर। Yes, sir. ओके। अब फोर्थ कॉम्बिनेशन जो बनता है ये कहलाता है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है वो उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा when pressure and temperature of gas remains constant. Volume of a gas is directly proportional to the number of moles. Number of moles बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आप कह रहे हैं V equals to Kn and V over N equals to constant। V over N की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब आप V1 over N1 equals to V2 by N2, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की इनिशियल और फाइनल स्टेट का रिलेशन हो गया। जैसे हम ये कहते हैं कि एक कंटेनर में किसी गैस को फिलअप किया, प्रेशर मैंने रखा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थोड़ा प्लीज अभी कर देते हैं, ये लीजिए। डन सर। ओके, प्रेशर 1 atm रखा, टेम्परेचर ऑफ द गैस 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, और इसमें किसी गैस की ऑक्सीजन गैस ले लिया और इसमें किसी गैस का 1 मोल लिया गया। तो 1 मोल गैस 273 केल्विन 1 atm पर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो वॉल्यूम कितना होगा? तो ये वॉल्यूम एग्जैक्टली 22.4 लीटर। अब अगर मैंने 1 मोल गैस लिया तो मुझे वो वॉल्यूम मिल रहा है 22.4 लीटर। अगर मोल ऑफ गैस 2 कर दें देन इट बिकम्स 44.8। 44.8। अगर आपने मोल्स हाफ कर दिया तो इट बिकम्स 11.2। 1/4 कर दिया तो इट बिकम्स 5.6।
तो वॉल्यूम ऑफ गैस टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखने पर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, तो 2 मोल्स का वॉल्यूम 44.8। अभी ये जो कंडीशन हमने ले रखी है 1 atm 273 22.4 1 मोल का वॉल्यूम, इसको कौन सी कंडीशन कहते हैं, एसटीपी या एनटीपी? NTP। अच्छा बताओ दोनों सेम। चलो ये बताओ एसटीपी एंड एनटीपी ये दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है सर, एक में डिफरेंस है। चलो एक एक करके बताना। अभी मैं यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल। तो पहले टेम्परेचर बताओ। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर क्या लेते हो? 273 केल्विन। 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में एनटीपी में टेम्परेचर क्या लेते हो? फिर सेम 273 केल्विन। तो देखो एसटीपी एनटीपी में जो नॉर्मल वर्ड लिखा है वो रूम टेम्परेचर नहीं है। टेम्परेचर के रेफरेंस में बोथ आर सेम 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस जो आता है वो प्रेशर की टर्म में आता है। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना मानते हैं? 1 बार। 1 बार। 1 atm। और नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं 1 atm। 1 atm। अच्छा ये बताओ 1 atm और 1 बार दोनों एग्जैक्टली इक्वल है कि क्या रिलेशन है? 1 बार इक्वल टू 1 बार इज 0.98 bar। तो 1 बार को 0.987 atm कह दूं तो 1 बार 1 atm से थोड़ा सा छोटा है। अच्छा अगर इन दोनों कंडीशन में 1 मोल यहाँ भी लिखा जाएगा इसका और 1 मोल यहाँ भी लिखा जाएगा इसका। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 1 atm 273 केल्विन पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। लेकिन अगर वही 1 मोल गैस 1 बार प्रेशर पर होती है वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.71। वेरी गुड, 22.71 लीटर। तो 1 बार और 1 atm। अब ये 22. तो 1 atm जो वाला कंडीशन इसको हम कहते हैं एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और 1 बार वाले को कहते हैं एसटीपी। अब देखिए वैसे तो दोनों में डिफरेंस बहुत स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन जब हम मोल कंसेप्ट की कैलकुलेशंस करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, तो इस डिफरेंस को इग्नोर करते हुए बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं ये 22.4 लीटर वाला। अब वहां मोल कंसेप्ट में चाहे एसटीपी लिखा हो चाहे एनटीपी लिखा हो, उस डिफरेंस को इग्नोर करते हुए दोनों कंडीशन में हम लोग कैलकुलेशन में 22.4 लीटर वाला कैलकुलेशन ही करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में। अब यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या हो रहा है, हमने वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बॉयस लॉ का इक्वेशन लिया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चार्ल्स लॉ की इक्वेशन लिया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो लॉ इक्वेशन लिया। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके मैं लिखूं तो ये रिलेशन किस टाइप का दिखेगा? मैं ये पल्स बना दी।
नहीं, अभी इसको लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। N के डायरेक्टली है, T के डायरेक्टली है, P के इनवर्सली, तीनों को एक साथ लिखा। अब इसको लिखा हमने PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, और इस प्रोपोर्शनलिटी को अब इक्वलिटी में कन्वर्ट किया तो ये बन गया PV इक्वल टू NRT। और इसको आप क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी गुड। गैस इक्वेशन। इसको हम कह रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब जब ये PV इक्वल टू NRT का फॉर्मूला यूज करते हैं तो मेजर कंसर्न ये आता है कि भाई R की वैल्यू क्या ली जाए। वैसे R होता क्या है? गैस कांस्टेंट। हाँ भाई, वो तो ठीक बात है, गैस कांस्टेंट होता है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम किसको गैस कांस्टेंट मान रहे हैं? तो देखो, R को अगर मैं लिखता हूँ PV ओवर NT, ठीक है, P को लिखा प्रेशर, अच्छा प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। V को लिखा वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, ठीक है। अब लिखा फोर्स, एरिया को लिख रहा हूँ लेंथ का स्क्वायर, वॉल्यूम को लिखूंगा लेंथ का क्यूब, N एंड T। लेंथ स्क्वायर ये कहता, क्या बचा यहाँ पर? F इंटू L N एंड T। F है फोर्स, L डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है? वर्क डन N इंटू T, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि 1 मोल गैस ले लें, N की वैल्यू 1 मोल ले लिया, टेम्परेचर में इंक्रीज करें बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, इंक्रीज बाय 1 डिग्री और इंक्रीज बाय 1 केल्विन, बोथ आर सेम और डिफरेंट? सेम। तो चेंज बाय 1 डिग्री, तो टेम्परेचर चेंज हमने 1 डिग्री या 1 केल्विन लिया। अब अगर इस फॉर्मूले में, कौन से वाले में, यहाँ पर N की वैल्यू 1 रख दें, T भी 1 रख दें, तो अगर ये दोनों 1 1 रख दें तो R किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क डन। तो अब ये R का मतलब क्या हुआ? द वर्क डन रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड R। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो R के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, द वर्क डन required to raise the temperature of 1 mole gas by 1 degree centigrade or 1 Kelvin equals to R। तो ये R किसके इक्वल हुआ? 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो R के इक्वल होता है। अब इस R की वैल्यू क्या होगी इसके यूनिट देख करके पहचानते हैं। हम लिखते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ जिसमें P को, प्रेशर को मैंने एटमॉस्फेयर में रखा, वॉल्यूम को लीटर में रखा, मोल को मोल्स में रखा, टेम्परेचर को केल्विन में रखा, मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को यूज करते हुए अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसमें जो R की वैल्यू आप रखोगे वो लिखोगे 0.0821। इसका मतलब ये हुआ
कि गैसेस स्टेट इस चैप्टर में मैक्सिमम जो कैलकुलेशंस हैं, मैक्सिमम जो फॉर्मूले हैं, उन सब के अंदर पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना है। तो आर रखोगे 0.0821। लेकिन अगर वर्क डन कर रहे हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, अगर वर्क डन कर रहे हैं तो आर हम लिखते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब अगर वर्क डन को आपने जूल में किया तब तो 8.314 हो गया, और वही आर आप लिखते हैं 1.987 या अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो अगर वर्क डन को कैलोरीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1.987 अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये दोनों फॉर्मूले हम कब यूज करते हैं? जब हम कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, वो सब जो कैलकुलेशंस वहां पर है, तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर आर यूज करना है तो 8.314 जूल में या कैलोरी में तो 2। यहां तक का पोर्शन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज करो भाई। पीवी इज आर, ठीक है। अब मान लो एन नंबर ऑफ मोल्स, तो आप लिखते हैं पीवी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आर टी। अब ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मान लो मुझे एम चाहिए, तो मैं लिख दूंगा क्या, डब्ल्यू आर टी ओवर पीवी। मान लो मैंने यहाँ से लिया वेट चाहिए, तो ये देखा पीवी एम ओवर आर टी। यहाँ पर मैंने लोटा फोटो देख लो, आगे देख लो लोटा टी ओवर एमवी, एक फॉर्मूला आया। अब देखो यहाँ पर ये वीडियो बंद कर दी मॉलिक्यूलर मास को इधर ले लिया, ये तो और वॉल्यूम को इधर ले लिया, इंटरचेंज कर लिया। चेयर तो होनी चाहिए कम से कम घर ये में। बन गया क्या, चेयर भी ना, ये प्लास्टिक की ना, जैसे प्रिंस के पास है। वेट बाय वॉल्यूम को कह दिया हमने डेंसिटी, लाभ है इन्हें। तो ये फॉर्मूला बन गया पीएम इक्वल टू डीआरटी। पीएम इक्वल टू डीआरटी। अब मान लो यहाँ पर कहते हैं कि एम कितना होगा, हम कहेंगे डीआरटी ओवर पी। यहाँ पे कहते हैं कि डी क्या हुआ, तो हो जाएगा पीएम ओवर आर टी। यहाँ कहते हैं भाई पी, तो डी आर टी ओवर एम। एम। तो एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर्मूला वही है, हम उसको रीअरेंज करके जहां जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते रहते हैं। यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आए हैं? यस सर। अब देखिए कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 14। पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 14। PVNRT upon M सर यही फॉर्मूला है। प्रेशर दे रखा सर 1.5 और टेम्परेचर है 15 डिग्री। इसको सर केवलिन में चेंज कर लेंगे।
मुझे ये बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? P1 V1 equals to P2 V2. ठीक है, अप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है। Option third. सर 1 point something आ रहा है, 1.6 yes sir. The third option. Yes, the third option. तो मैं फॉर्मूला जैसा आप कह रहे हैं वैसा यूज करता हूँ। P1 V1 over T1 equals to P2 V2 upon T2। V2। तो P1 कितना लिखूं भाई? टेम्परेचर 15, तो P1 हमने कहा 1.5 बार। V1 कितना है तो V मान लेते हैं। T1 कितना है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट टेम्परेचर डिग्री में रख लो? Kelvin में convert. अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी फॉर्मूला गैस स्टेट के अंदर किसी भी कैलकुलेशन में किसी भी फॉर्मूले में आपको टेम्परेचर डायरेक्ट डिग्री में नहीं रखना है। हर फॉर्मूले में टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन में डिग्री दे रखा है चाहे ऑप्शन में डिग्री दे रखा है। आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री इनटू केल्विन, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर केल्विन कन्वर्ट करके कितना बन गया भाई? 288 केल्विन। ठीक है, वेरी गुड। अब P2 हमने कर दिया, कितना कर दिया? तो ये हो गया 1 बार। V2 हमें चेक करना है और टेम्परेचर T2 हमने कर दिया हाउ मच? 25। इसका मतलब क्या हो गया? वेरी गुड, 298 केल्विन। तो अब जस्ट आपको V2 फाइंड आउट करना है। तो आपने P1 V1 V2 कितना आ रहा है? अब मेरी तरह आप भी लिख लोगे क्या कि ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट दिस? ऐसा तो नहीं लिखा किसी ने? अरे वेरी गुड, सॉल्व किया सबने। तो हाँ, वेरी गुड, सॉल्व करके आपने लिखा V2 जो आ रहा है 1.6 भी आ रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम विल बी ग्रेटर बाय द फैक्टर ऑफ 1.6। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, एक सेकंड, कहाँ गया वो बैलून वाला? कहाँ गया क्वेश्चन? ये सब आगे पीछे हो जाते हैं यार, ये हर मॉड्यूल में आगे पीछे कर। एक सेकंड रुको, मैं बढ़िया सा क्वेश्चन मिला था। वो 135 पे है। 130। सर क्वेश्चन 28 है, एक बलून वाला 135। हाँ, ये ढूंढ रहा हूँ, ये सब आगे पीछे हो जाते हैं यार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला, वेरी गुड। तो अब हम करते हैं पेज नंबर 135 और क्वेश्चन नंबर 28। चलो सब लोग करो और बताओ मुझे करना क्या है। Spherical balloon of 21 centimeter diameter, 21 centimeter diameter.
चलो ये बताओ, एक ये स्फेरिकल बैलून है, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की क्या फॉर्मूला यूज करते हैं भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 4/3 पाई आर क्यूब में आर की वैल्यू गिवन दे रखी है, तो इसमें वैल्यू रख करके एक बैलून का वॉल्यूम कितना हो रहा है जरा ये कैलकुलेट करके बता दो। वॉल्यूम सर 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 22.7 into 21/2 21/2 4.85 लीटर। वेरी गुड। तो ये आपने कैलकुलेट किया नियरली 4.85 लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ वन बैलून। ठीक है, इसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन ये था कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर ये सिलेंडर, इसके अंदर जो गैस भरी हुई है हाइड्रोजन, इट इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट NTP। नहीं, ये तो बैलून भरना है और कंटेनर जो लिखा हुआ है 20 ATM। तो सिलेंडर के अंदर अभी प्रेशर है P1, प्रेशर है 20 ATM प्रेशर। सिलेंडर कैन होल्ड 2.82 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 2.82 लीटर है। और ये हमने 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन पर ये गैस भरी हुई है। अब इससे जब बैलून को फिलअप करना शुरू करेंगे तो बैलून को NTP पे भरना, मतलब प्रेशर होना चाहिए 1 ATM प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन रखना चाहिए। अब एक बैलून का वॉल्यूम है 4.85 लीटर मल्टीप्लाइड बाय n नंबर ऑफ बैलून भर जाएंगे। जो गैस बाहर निकलेगी उससे n नंबर ऑफ बैलून, हर बैलून का वॉल्यूम 82 क्यों लिखा यार, 85 था ये तो, 4.85 लीटर। अब इतने बैलून जब भर चुके होंगे तो देखो गैस अंदर से बाहर निकल रही है। इसका मतलब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 20 ATM से कम होते होते जब 1 ATM रह जाएगा तो कुछ गैस सिलेंडर के अंदर रह जाएगी। ये सिलेंडर बिल्कुल 100% एम्प्टी हो जाएगा। सर कुछ गैस रह जाएगी। कुछ गैस रह जाएगी। अब कितनी गैस रहेगी? जितना कंटेनर का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है इतनी गैस उसके अंदर रहेगी। तो इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम तो गैस का था 2.8 लीटर और फाइनल कंडीशन में जो वॉल्यूम है कुछ तो रह गई सिलेंडर के अंदर 2.82 लीटर, और बाकी जो गैस बाहर निकली उसने n नंबर ऑफ बैलून को भर दिया जिसका वॉल्यूम था 4.85 लीटर। तो टोटल फाइनल वॉल्यूम V2 कितना हो गया? कुछ जो बची हुई गैस है प्लस जितनी बैलून में चलेगी दोनों मिलाकर के फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस हो गई 2.82। अब आप यहाँ पर P1 over T1 P2 V2 over T2 करेंगे और आप यहाँ पर इस n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ऑन सॉल्विंग कितना आ रहा है ये बता दो। n सर V2 वाला कुछ बताना कंडीशन। बिल्कुल यही समझने वाली बात है। अब इसको थोड़ा यूं विजुअलाइज करो कि घर पे जो अपना गैस सिलेंडर है ना, जो खाना बनाते हैं उसके अंदर प्रेशर था 20 ATM मान लो। अब रोज किचन में काम होता है, खाना बनता है, उससे क्या गैस का प्रेशर कम होता जाता है। कुछ दिन बाद हम कहते हैं सिलेंडर खाली हो गया, गैस चेंज करो, तो गैस बाहर नहीं निकल रही है क्योंकि बाहर का प्रेशर भी 1 ATM है और गैस के सिलेंडर के अंदर का प्रेशर भी 1 ATM है। अब गैस बाहर नहीं निकल रही तो हमने गैस को वो सिलेंडर हटाया और नया सिलेंडर लगा दिया। तो जब सिलेंडर हटाया तो उसके अंदर कुछ गैस भरी हुई थी, कितनी? जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतनी।
तो 2.82 लीटर तो सिलेंडर के अंदर रह गई, तो गैस का फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? जितनी सिलेंडर में रह गई प्लस जितना बाहर निकला वो मिला के दोनों फाइनल वॉल्यूम हो गया। तो बाहर कितना निकला? n नंबर ऑफ बैलून भरा, हर बैलून का वॉल्यूम 4.85 था और जितनी बच गई तो ये मिला करके फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। V1 भी आपने इतना ही लिया है? V1 बिल्कुल, अभी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, कितना पानी भरा हुआ सिलेंडर में? 2.82 लीटर। तो अभी इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या था? इतना सिलेंडर का वॉल्यूम है। और फाइनल कंडीशन में गैस का वॉल्यूम कितना है? 1 एटीएम पर गैस का वॉल्यूम कितना है? जितनी बाहर निकली प्लस जितनी अंदर बची हुई है दोनों मिला के फाइनल स्टेट का वॉल्यूम है। यस सर। यही पॉइंट समझना है, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। तो बचा हुआ जो वॉल्यूम है वो क्या है? जितना बच गया प्लस जितना बाहर निकला दोनों मिला के फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? सर नहीं आया सर। V1 और V2 सर, V2 फिर V1 से ज्यादा कैसे? अरे यार, प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगी। प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। यस सर। सिलेंडर के अंदर से गैस बैलून भरते हुए देखा नहीं कभी एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली? वो साइकिल पे आता था, एक सिलेंडर लटका के बैलून खूब सारे होते थे उड़ते हुए से। फिर हम कहते यार एक दे दे, फिर एक तोड़ के ले आते थे उससे खरीद के, फिर रूम के अंदर लाते थे, वो छत पे जाके चिपक जाता था अपना आप देखो हमने कहा उड़ गया यार। ऐसा करा कभी? यस आप सर, देखा है हमने तो किया भी, हम तो ऐसे मस्ती करते थे। तो वो साइकिल वाले के बहुत काम का आदमी था वो साइकिल वाला। एक एक बैलून हम यार 2 दे दे, मानता नहीं था। एनीवे, तो जो गैस अंदर भरी है सिलेंडर के, वो जब गैस बाहर निकलेगी प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए कहता अच्छा क्वेश्चन है। एन की वैल्यू बता दो यार कितना आ रहा है? 10 आ रहा है सर। 10 आ रही है हाँ, सर। अप्रोक्सीमेटली 10 आ रही है। एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 बैलून्स उसके अंदर भर जाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन इसके जस्ट 2 क्वेश्चन नीचे है। मैं पहले क्वेश्चन का कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 30 मुझे करना। अभी हमने किया था 28, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। लेकिन मैं इसको करने से पहले आपको उस कंसेप्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली ये कंसेप्ट कहलाता है ओपन वेसल कंसेप्ट। अब देखो, ओपन वेसल कंसेप्ट का मतलब क्या है जरा समझना। मैंने एक कंटेनर लिया, इट इज ओपन टू एयर, खुला हुआ कंटेनर है। अभी इस कंटेनर के अंदर क्या है भाई? एयर है, ओपन कंटेनर है, ऊपर प्रेशर कितना है? 1 एटीएम। मैं मानता हूं कि कंटेनर का वॉल्यूम इतना है और इस कंटेनर के अंदर इनिशियली N1 मोल एयर अभी है, ठीक है। अब मैंने उस खाली कंटेनर को गर्म करना शुरू किया। अगर मैं कंटेनर को हीट करूं, अच्छा अभी N1 मोल एयर है तो टेम्परेचर भी तो लिखना पड़ेगा, T1 टेम्परेचर। अब मैंने कंटेनर को हीट किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हमें पता है ऑन हीटिंग एयर एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करिए। तो अब यहां से कुछ एयर इस कंटेनर से बाहर निकल रही है, ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड कर रही है। तो T2 टेम्परेचर पर अब इस कंटेनर के अंदर जो एयर के मोल्स बच गए वो N2 मोल्स एयर के रह गए कंटेनर के अंदर। तो कितनी एयर बाहर निकल गई, कितनी बच गई, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं पहले कंसेप्ट को समझाता हूं। देखना, मेरे पास है PV इजिकल टू nRT, ठीक है। अब इस प्रोसेस में गैस का प्रेशर पहले भी कांस्टेंट था 1 atm, बाद में भी कांस्टेंट है 1 atm, मतलब ओपन टू एयर है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है भाई? ये डॉट 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 जो दिख रहे हैं वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है।
तो ये कांस्टेंट हो गया, आर भी कांस्टेंट है। अगर ये सभी कांस्टेंट हो गए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर एन और टी का मल्टीपल कांस्टेंट है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2। ये जो N1 T1 N2 T2 का फॉर्मूला है, इसमें N1 और T1, ये वाला N1 गैस है एयर और T1 टेम्परेचर है, तो ये इनिशियल स्टेट के अंदर है। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो N2 इज द फाइनल मोल्स और T2 फाइनल टेम्परेचर, तो ये नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की फाइनल कंडीशन है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की फाइनल कंडीशन, नंबर ऑफ मोल्स N2 कितने, जितने कंटेनर के अंदर हैं, ठीक है। अब मान लो इस क्वेश्चन में एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे कहता हूँ, मैंने कहा N मोल्स गैस के थे, टेम्परेचर मैंने लिया था 300 लेता हूँ, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, 300 केल्विन पर N मोल्स हैं। अगर मैं टेम्परेचर कितना कर दूं, टेम्परेचर कितना कर दूं कि 1/3 ऑफ एयर विल बी एस्केप आउट, 1/3 ऑफ एयर विल बी एस्केप्ड आउट करने के लिए T2 कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, 300 केल्विन टेम्परेचर पर ओपन कंटेनर में N1 मोल्स ऑफ गैस थे, टेम्परेचर कितना कर दूं कि जितनी गैस पहले थी उसका 1/3 ऑफ द एयर बाहर निकल जाए। तो अब मैंने क्या कहा, इनिशियल N1 कितना है, N, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, N1 N है, T1 हो गया 300 केल्विन। अब N2 कितना बचा, अगर 1/3 बाहर निकल गई तो 1 में से 1/3 निकल गई तो बचा 2/3 बचा हुआ है, 2/3 N। अब टेम्परेचर कितना होगा वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो हमने लिखा N इंटू 300 इक्वल्स टू 2/3 N इंटू T2। तो T2 कितना हो गया, 450 केल्विन। अब अगर क्वेश्चन को चेंज कर देते और कहते कि 1/3 ऑफ द एयर रिमेन्स लेफ्ट, क्वेश्चन में पूछता 1/3 900 एयर विल रिमेन्स लेफ्ट, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा कि 1/3 बच जाए, N2 1/3 रखिए। तो अब ये N2 1/3 N हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, इधर N1 कितना था N 300 1/3 N T2, तो हम कहेंगे T2 विल रिमेन्स हाउ मच 900 केल्विन। तो ये इस टाइप के ओपन वेसल, जहाँ पे कंटेनर एयर ओपन टू एटमॉस्फेयर इस टाइप की लिखी हुई है, तो ये ओपन वेसल कंसेप्ट आ रहा है। अब जरा उस क्वेश्चन नंबर 30 को देख लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हम ये कह रहे हैं कि ओपन टू एटमॉस्फेयर हीटेड 300 से 500 कर दिया, परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप्ड टू द एटमॉस्फेयर, जो बाहर निकली वो, तो अभी हमने कहा N1 N था, T1 300 था, N2 कितना हो जाएगा, अगर T2 को रख दिया कितना इसमें 500, ठीक है, तो ये 500 हो गया, तो N2 कितना हो गया 3/5 N। अब 3/5 N इंटू 100 कर दे तो मतलब ये कितना हो गया 60% अभी बची हुई है अंदर ना, N2 तो कंटेनर के अंदर है,
तो बच निकला कितना, 40% विल बी एस्केप्ड आउट, 3/5 एंड बच गया कंटेनर के अंदर। तो आउट बाहर कितना निकला, एस्केप टू द एटमॉस्फेयर कितना हो गया, 40%। तो ये N2 जो होता है वो कंटेनर के अंदर जितने मोल्स बचे हुए हैं वो वाला होता है। तो ये ओपन वेसल कंसेप्ट वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है भाई, सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखिए PV=NRT का कैलकुलेशन, P1V1, T1V1, P2V2, T2, ये सारे कैलकुलेशंस आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो अभी हमने डिस्कस किया ये कर सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस बन रहा है, वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन से? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि कोई नॉन रिएक्टिंग गैस, मतलब आपस में वो रिएक्ट ना करें और उसको आप मिक्स कर दें किसी कंटेनर में। जैसे मान लो कंटेनर है मेरे पास, मैं पानी ले आना तो कंटेनर का वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। इसमें मैंने गैस A भर दिया, इसी कंटेनर में B को भी मिक्स कर दिया, इसी में C को भी मिक्स कर दिया, और तीनों आपस में क्या है, तो हम कहेंगे ये सभी नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट ना करें। ठीक है, अब अकेला A अगर इसमें भरा जाता तो वो उसका था पार्शियल प्रेशर A का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय अलोन A, मतलब सेम कंटेनर में केवल A को भरते तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A। अकेला गैस B, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अकेला गैस C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C। अब इस गैस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C, इन तीनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल हो जाता है। द टोटल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर इज सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। यही इसका कहलाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ A को लिखना चाहें, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT/V। फिर मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ B का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B RT/V। पार्शियल प्रेशर ऑफ C का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C RT/V। अच्छा, और अब क्योंकि R और T और V ये तो एक ही कंटेनर के अंदर है, तो टोटल प्रेशर को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, ये कॉमन आ गए, RT/V इसके अंदर कॉमन था। तो टोटल प्रेशर जो होता है उसको आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C RT/V, और अकेला A को लिखा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT/V। यहाँ तक का पॉइंट याद आया आपको? Yes. अच्छा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अगर मैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 करूं तो ये बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A ओवर टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ A था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT/V, और टोटल प्रेशर वाला था NA प्लस NB प्लस NC, और ये RT/V। अब क्योंकि टेम्परेचर और ये दोनों सेम थे तो RT और V कट गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ओवर टोटल मोल्स क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नीचे वाला पीटी इस तरफ ले लें तो आप लिख सकते हैं क्या कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर के बराबर है। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करने पर भी पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा ए का। यहाँ तक का पॉइंट याद आया आपको? अब इस पर एक कॉमन पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 128 पर क्वेश्चन नंबर 7 है। एक बार जरा Sir, first option. नहीं सर, थर्ड ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। equal weights of hydrogen and oxygen. Third option. 2/3 third year. नहीं, सेकंड ऑप्शन। आंसर तो सेकंड है। तो सेकंड ऑप्शन। क्या आंसर आया भाई? Second Equal weight of methane and oxygen are mixed in empty container. 25 fraction of the total pressure exerted by the oxygen. कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 2। सबके आया इतना? सबके आया? Yes. अच्छा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, कहाँ गया? पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 19। नहीं, ये ठीक नहीं है, तो अभी करा है। आप
130 करिए, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 6। Question 6. Equal mass of hydrogen, oxygen, methane have been taken in a container of volume B at temperature 27. The ratio of volume of gases hydrogen, oxygen and methane would be. हाँ ये ठीक है। Equal mass of hydrogen, oxygen and methane have been taken. अब देखिए इक्वल मास वाला जब भी कैलकुलेशन आए, इसको सिंपल करने के लिए काम करिएगा, जितने भी कंपोनेंट है उनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका दिख रहा है? हाइड्रोजन का 2 है, 32 है, 16 है। ऑक्सीजन। तो जितना सबसे ज्यादा हायर मोलर मास वाला है कंपोनेंट, उतना मास सबका ले लो। मैंने 32 इसका भी लिया, 32 इसका भी लिया, 32 इसका भी लिया। अब मोल फाइंड आउट करने तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 16। तो हाईएस्ट जिसका मोलर मास है उतना लेकर के सबको मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहे हैं? 16, 1 एंड 2। अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर देखो, PV इक्वल टू nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, R को कांस्टेंट रखा, मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है वही तो वॉल्यूम का भी रेशियो होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या पूछा उसने? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस वुड बी। नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो वही क्या है इसका? वॉल्यूम का भी रेशियो होगा। तो 16:1:2। अब देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक एप्लीकेशन पार्ट है। अगर किसी गैस को आप कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर, पानी के ऊपर कलेक्ट किया, मान लो कोई गैस है यहाँ पर, इसको आपने कलेक्ट किया ओवर वाटर, ये वाटर है, तो ये जो गैस है यहाँ पर उसका प्रेशर, इस प्रेशर ऑफ गैस के अंदर क्या क्या है? इसको हम कहेंगे मॉइस्ट गैस का प्रेशर। तो जितना ड्राई गैस का प्रेशर है प्लस जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है, उन दोनों का सम PA प्लस PB P टोटल हो गया। तो ये मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होता है वो ड्राई गैस का प्रेशर प्लस वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। और इस वाटर के वेपर प्रेशर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्वस टेंशन। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है उसको एक्वस टेंशन कहते हैं। तो अगर कहा जाए एक्वस टेंशन कितना है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कितना है। तो अब यहाँ पर अगर आपको ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए तो आप क्या करेंगे? मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से एक्वस टेंशन वाला पार्ट सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। और जब P1, V1, T1 यूज करते हैं तो यहाँ पर आप इसी तरीके से इसको यूज करेंगे। और इसको समझने के लिए जस्ट एक एग्जांपल सॉल्व है, मैं बताता हूँ। पेज नंबर 115 पर सॉल्व एग्जांपल नंबर 8 है, केवल आपको देखना है, करना कुछ नहीं है। पेज नंबर 115 पर सॉल्व एग्जांपल नंबर 8। $38 ml moist nitrogen was collected over 746.5 mm pressure. Calculate the volume of gas 0 degree 760 mm पर कितना होगा? एक्वस टेंशन गिवन है 26.5।
तो देखो P1 V1 T1 P2 V2 T2 में जो हमें P1 चाहिए वो मुझे ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए, जबकि मुझे मोस्ट गैस का प्रेशर गिवन है 746.5। उसमें से एक्वस टेंशन को कम कर दिया तो मेरे को मिल गया P1 ड्राई गैस का प्रेशर, P2 तो खैर है ही है ड्राई गैस के लिए 760। तो आप यहाँ पर P1 V1 T1 P2 V2 T2 अप्लाई करके कैलकुलेशन करते हैं। तो जब भी आप कैलकुलेशन यूज करेंगे P1 V1 T1 तो उसमें क्या करेंगे, प्रेशर जो यूज करते हैं वो ड्राई गैस का होता है, मॉइस्ट का नहीं। तो मॉइस्ट में से एक्वस टेंशन को कम करके ड्राई का प्रेशर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रहेगा। ये क्वेश्चन सर हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा ना? देखो बिल्कुल, अगर वहाँ पे मोस्ट का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में हमेशा उनको बनाने वाले क्वेश्चन को पता होता है कि उसने क्या दिया क्या पूछा है, तो वहाँ पर एक्वस टेंशन की वैल्यू गिवन होगी। या इसका रिवर्स कर सकते हैं, मॉइस्ट का प्रेशर दे दिया, ड्राई का प्रेशर दे दिया, पूछा एक्वस टेंशन क्या है, कितनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्वस टेंशन का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है, वेपर है। ड्राई और मॉइस्ट दोनों दे दिया, एक्वस टेंशन भी तो पूछ सकता है वहां पे। Yes, sir. ओके तो now the second point, next point, Graham's law of diffusion और effusion। अब ये बताओ डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग। क्या डिफरेंस है? डिफ्यूजन स्मॉल पोर के थ्रू होता है। तो देखो मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट। अब अगर ओपन कंडीशन है तब तो हम कहते हैं डिफ्यूजन, और स्मॉल होल के थ्रू हो तो उसको कहते हैं इफ्यूजन। जैसे गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, आपने सिलेंडर का रेगुलेटर नॉब ओपन किया तो स्मॉल होल से गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है, तब तो हम कह रहे हैं इफ्यूजन हो रहा है सिलेंडर के अंदर से। लेकिन आपने कहीं पर रूम के एक कॉर्नर पर कोई गैस यहाँ पे डिफ्यूज किया तो उसके पार्टिकल सभी तरफ स्प्रेड आउट हो जाते हैं, तो उसका हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट ओपन कंडीशन है तो डिफ्यूजन। टेक्निकली बोथ आर डिफरेंट डेफिनेशंस, लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम है, मूवमेंट ऑफ गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, तो फॉर्मूला दोनों में सेम लगता है। और यहाँ पे कहते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, द रेट ऑफ diffusion or infusion is inversely proportional to the root of their molecular mass or density। या तो मोलिकुलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, या फिर आप लिखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। अब ये फॉर्मूला जब आप यूज करते हैं तो बाकी सभी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम रहती है। अब देखो फर्स्ट फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि मोलर मास और रेट ऑफ डिफ्यूजन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। क्या मीनिंग हुआ भाई उसका? अगर किसी का मोलर मास ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम 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 ठीक है, कम हो जाएगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर देखना, एक बैलून में हमने मीथेन गैस भरी हुई है। क्वेश्चन को समझना, मीथेन गैस से भरा हुआ एक बैलून है और हमने इसके अंदर क्या किया, एक छोटा सा पिन होल कर दिया, मतलब इसके अंदर होल कर दिया, और जैसे ही होल किया तुरंत उसको एक हाइड्रोजन गैस से भरे हुए कंटेनर में रख दिया। पिन होल करके हाइड्रोजन गैस के भरे हुए कंटेनर में रख दिया। कुछ देर बाद बैलून को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? ऑप्शन 1, इट विल रिमेन सेम,
Option 2, it will shrink. Option 3, it will enlarge. Option 4, it will burst. मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मीथेन गैस का भरा हुआ बैलून है, एक पिन होल किया, हाइड्रोजन गैस के भरे हुए सिलेंडर में रख दिया और कुछ देर बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी? सेम रहेगा, श्रिंक हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। फिर इनलार्ज। अब देखो, हमें पता रेट ऑफ डिफ्यूजन, एक मीथेन है एक ऑक्सीजन है। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है 2। तो मीथेन का इनसाइड आउट मूवमेंट का रेट कम है और हाइड्रोजन का आउटसाइड इन मूवमेंट का रेट ज्यादा है। बाहर निकलने का रेट कम है, अंदर निकलने का रेट ज्यादा है, तो ऑप्शन में हम क्या कहेंगे? ये एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने कहा एनलार्ज हो जाएगा तो बस्ट क्यों नहीं होगा भाई? बस्ट भी तो हो सकता था ना। नहीं होगा, बर्स्ट नहीं होगा सर, थोड़ा खुद ही बाहर हो जाएगा गैसेस का नहीं। डिफ्यूजन। देखो, अब एक चीज समझना, आउट ऑफ 4 1 ऑप्शन इज करेक्ट। इस टाइप के सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाला जब आंसर होता है तो उसके लिए एक रूल होता है। रूल होता है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब हमें ये नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीथेन का अंदर प्रेशर कितना था, गिवन नहीं है। हाइड्रोजन का बाहर प्रेशर कितना था, गिवन नहीं है। बैलून की कैपेसिटी कितनी थी, गिवन नहीं है। जब हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि बस्ट होगा या नहीं, बट इट विल श्योर एनलार्ज होगा। तो आंसर हमेशा कौन सा होता है? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये गेट तो बंद कर दे। तो यहाँ पर जब इस टाइप के कैलकुलेशंस करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और मोलर मास के हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिखा R1 by R2 इज इक्वल टू रूट M2 ओवर M1। R1 by R2 रूट M2 ओवर M1। R1 और R2 इनिशियल फाइनल कंडीशन है, M1 M2 उसकी गैसेस के मोलर मास है। अब जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो उस समय पर मान के चलते हैं कि ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस आर आइडेंटिकल। मतलब हमने जो गैस का प्रेशर था या वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज, टाइम ऑफ गैस डिफ्यूज, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, ये सभी जो कंडीशंस है ये सब हमने क्या रखी? कांस्टेंट रखी, सेम रखी। मतलब अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मान के चलते हैं कि ऑल अदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन रिमेन्स आइडेंटिकल। केवल R1 R2 M1 M2 दे रखा है, बाकी सभी कंडीशंस हमने क्या रखी? सेम रखी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करें, वो कहते हैं नहीं हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, जितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, जितना टाइम डिफ्यूज हो रहा है, वो टाइम और वॉल्यूम अलग अलग करते हैं, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जरा समझना, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम को हमने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो अब मुझे अगर R1 by R2 की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? V1 over T1 into T2 by V2, और उसकी जगह लिख सकता हूँ इक्वल्स टू M2 by M1। इसका मतलब अगर मुझे इंफॉर्मेशन में वॉल्यूम ऑफ गैस और टाइम ऑफ गैस डिफ्यूज का फॉर्मूला दिया हुआ हो तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब वो कहता है कि नहीं देखो, वॉल्यूम तो हमने सेम रखा, टाइम अलग अलग कर दिया। वॉल्यूम सेम है, टाइम अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? T2 by T1 रूट M2 by M1। फिर कहा नहीं वॉल्यूम डिफरेंट है, टाइम सेम है। अब वो कहते हैं नहीं, टाइम सेम है, वॉल्यूम डिफरेंट है, तो फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा? V1 by V2 रूट M2 by M1। और वो कहते हैं नहीं दोनों ही चेंज है, वॉल्यूम भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है,
तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट वाला। तो जैसी इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे अब आ जाते हैं पेज नंबर पर। पेज नंबर 131 क्वेश्चन नंबर 20। पेज 131 क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहे हैं 50 ml हाइड्रोजन को स्मॉल होल से डिफ्यूज होने में 20 मिनट लगते हैं, तो 40 ml ऑक्सीजन को डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा? सर 64 मिनट। 64 मिनट, वेरी गुड। तो देखो मैंने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, तो V हाइड्रोजन ओवर T हाइड्रोजन T इंटू T ऑक्सीजन ओवर V ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा M ऑक्सीजन ओवर M हाइड्रोजन। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 50 ml, टाइम ऑफ डिफ्यूजन इज 20 मिनट, टाइम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन कितना है? वॉल्यूम हमने लिया 40 ml, ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 2। ऑन सॉल्विंग TO2 कितना आ रहा है? सर 64 मिनट्स। 64 मिनट। वेरी गुड। अब देखो हमें वॉल्यूम टाइम दोनों दे दिया और इस तरीके से कैलकुलेशन कर दिया। अब फॉर्मूला वो का वही है, लेकिन जहां जैसी रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। देखो कैसे, हमने एक क्वेश्चन यहां पूछा, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब है, एक एंड पर वॉल्यूम, ये दोनों तरफ बल्ब लगे हुए हैं, एक बल्ब में अमोनिया गैस भरी हुई है, एक में HCl गैस भरी हुई है, दोनों तरफ हमने एक स्टॉप कॉक लगा रखा था। ठीक है, अब मैंने दोनों स्टॉप कॉक को एक साथ साइमल्टेनियसली ओपन किया। इधर से अमोनिया गैस मूव कर रही है, इधर से HCl गैस मूव कर रही है। अब जब ये दोनों गैसेस मूव करेंगी तो देखो अमोनिया बेस है, HCl एसिड है। जब फर्स्ट टाइम दोनों आमने सामने आएंगी तो व्हाइट कलर के फ्यूम्स बनते हैं अमोनियम क्लोराइड के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था द व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड का फर्स्ट टाइम अपीयरेंस कहाँ होगा? ऑप्शन 1 कहा नियर अमोनिया बल्ब, ये फ्यूम्स बनेंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कहा नियर HCl बल्ब, ये बनेंगे। ऑप्शन सी में कहा एग्जैक्टली सेंटर में बनेंगे, और ऑप्शन डी में कहा यूनिफॉर्म थ्रू आउट।
फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ व्हाइट फ्यूम्स कहाँ पर होंगे? नियर HCl। अब कैसे पता किया इसको हमने? अमोनिया का मोलर मास है 17, HCl का मोलर मास है 36.5। मोलर मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। इसका मतलब HCl धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ी, अमोनिया तेज दौड़ती हुई यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, और फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ हो रहा है? नियर HCl बल्ब। अब क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड करके कहा कि ये जो ट्यूब थी इसकी टोटल जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। अब अमोनिया बल्ब से ये जो डिस्टेंस यहाँ की आ रही है ये x सेंटीमीटर है अमोनिया बल्ब से, और HCl बल्ब से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 माइनस x हो जाएगी। और अब पूछा इस x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, नहीं, अमोनिया ओवर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। इसको मैं लिख सकता हूं L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू रूट M2 बाय M1। अब अमोनिया की जो लेंथ है वो कितनी है? x सेंटीमीटर। HCl साइड से कितना आया? सेंटीमीटर। ये हो गया 36.5 और ये हो गया 17। सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बता दो। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। अभी कर देते हैं बेटा। सर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन और लेंथ का रिलेशन कैसे आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा होगा उतना तेज, जितना कम मोलर मास होगा उतना तेज भागेगा, उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके सर अप्रोक्स 60। अच्छा, और कोई? सबके नहीं आ रहा है? सर अप्रोक्स 60। यस सर अप्रोक्स 60। x की वैल्यू नियरली 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको और मैंने एक्सटेंड किया। में अगर इंफॉर्मेशन गिवन हो तो देखिए, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। हाई प्रेशर होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, कम प्रेशर होगा तो डिफ्यूजन कम, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ देयर मोलर मास। इसका मतलब अब वही फॉर्मूला जो हम R1 बाय R2, ये हो जाएगा P1 बाय P2 रूट M2 बाय M1। R1 बाय R2 P1 बाय P2 रूट M2 बाय M1। एक का P1 प्रेशर है, एक का P2 प्रेशर है,
एक का मोलर मास m2, मोलर मास m1। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रेशर की टर्म में गिवन हो। चलो एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। एक 4:1 मोलर मिक्सचर है हीलियम एंड मीथेन का। इस कंटेंट इन ए वेसल ऑफ एट, एक वेसल में है 20 बार प्रेशर, इसका प्रेशर 20 बार है। ड्यू टू ए होल इन द वेसल गैस मिक्सचर लीक्स आउट, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट इनिशियली। फाइंड आउट composition of gas mixture diffusing out initially। और ऑप्शन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन दिया हुआ है। 4:1, 1:4, 8:1, 1:1। 4:1 मिक्सचर हीलियम और मीथेन का 20 बार प्रेशर पर कंपोजिशन ऑफ द गैस मिक्सचर जो निकल रहा है बाहर, उसका रेशो क्या होगा? मोलर मिक्सचर मतलब किस किस के? हीलियम और मीथेन। हीलियम और मीथेन का ये 4:1 का मिक्सचर है। मतलब अगर 1 मोल मीथेन है तो 4 मोल हीलियम है। अब हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है। अगर मैं इनके तो मैं कहूंगा 4 मोल्स है आउट ऑफ 4 + 1 5 मोल्स इनटू टोटल प्रेशर इज 20। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कितना आ रहा है? 16 बार। तो यहाँ पर ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन हो जाना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर। तो 1 मोल है आउट ऑफ 5 मोल इनटू टोटल प्रेशर 20 बार। तो ये 4 बार यहाँ पर आ गया। अब हमें
चाहिए रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनिशियली रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। तो पार्शियल P1 ओवर P2, P1 ओवर P2 रूट M2 बाई M1। तो अब P1 हीलियम का प्रेशर है 16/4 और मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16 ओवर हीलियम इज, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना हो गया? 4। तो अब ये रेशियो क्या आ जाएगा? 8:1। 8:1। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 8:1। यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन याद आया। पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 13। एक कंटेनर, अभी इसमें 6 ग्राम ऑक्सीजन भरी हुई है। इनिशियली प्रेशर P1 है, टेम्परेचर 400 केल्विन है। अब हमने इसमें एक छोटा सा होल किया। होल करने के बाद इसमें से कुछ ऑक्सीजन बाहर निकली, प्रेशर P से P/2 हो गया और टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया। अब देखो कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। मेरे पास PV = वेट बाय मोलर मास RT। तो वॉल्यूम को लिख सकता हूँ WRT/MV, नहीं MP, इट इज P। ठीक है। अब कंटेनर में कोई चेंज नहीं आया तो मैंने कहा भी इनिशियल कंडीशन का वॉल्यूम V1 है, फाइनल कंडीशन का वॉल्यूम V2 है। इसका मतलब ये हो जाएगा W1 R
T1 over M P1 equals to W2 R T2 over M P2। अब यहाँ पर देखो R दोनों में सेम है, गैस में कोई चेंज नहीं तो मोलर मास सेम है। W1 पहले ऑक्सीजन कितना था 6 ग्राम, टेम्परेचर कितना था 400, प्रेशर कितना था P। अब कितना ऑक्सीजन अंदर रह गया वो W2, टेम्परेचर कर दिया 300 और प्रेशर कर दिया P/2। इसको सॉल्व करके W2 कितना है वो बताओ। 4 ग्राम। W2 4 ग्राम है, मतलब अब पहले 6 ग्राम था अब 4 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना बाहर निकला 2 ग्राम। 2 ग्राम। वेरी गुड। तो पहले 6 ग्राम था अब 4 ग्राम बचा, तो कितना बाहर निकला 2 ग्राम, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? सर V1 V2 इक्वल टू Pm ना? अरे भाई कंटेनर थोड़े ना चेंज हो रहा है, कंटेनर तो वो का वही है, सिलेंडर के अंदर से कुछ गैस निकली तो कंटेनर का वॉल्यूम पहले जितना था उतना ही बाद में है, तो अब केवल चेंज हो रहा है, तो जो सेम था उसको सेम रखा, जो चेंज हुआ उसको चेंज कर दिया। ओके सर। ओके चलो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और एक बार मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। सर बॉयल्स लॉ वाला एक बार स्टार्टिंग अभी का दिखा देते हैं। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको